E20 पेट्रोल पर देश भर में बने भ्रम की स्थिति के बीच सरकार ने भले ही अपना पक्ष रख दिया है, लेकिन अब बारी ऑटो कंपनियों की है। दरअसल वाहन कंपनियों ने पेट्रोल पंपों पर तेल की जांच के लिए सरकार से एक स्वतंत्र संस्था की मांग की है, ताकि E20 पेट्रोल को लेकर जो भी विवाद या भ्रम है उसे दूर किया जा सके। आप देखिए ये रिपोर्ट, आगे एक्सपर्ट्स के साथ करेंगे चर्चा। पेट्रोल प्योर कैसे होगा श्योर। E20 पेट्रोल को लेकर विवाद अभी थमा नहीं है कि इस बार आमने सामने कार कंपनियां और तेल कंपनियां हैं। E20 पेट्रोल पर बने भ्रम की स्थिति के बीच अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने सरकार से पेट्रोल पंपों पर बिकने वाले फ्यूल की क्वालिटी की जांच के लिए एक सही सिस्टम लागू करने की डिमांड की है। ये मांग तब की गई है जब E20 फ्यूल के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के बाद कई गाड़ी मालिकों ने गाड़ी बंद होने या स्टार्ट करने में दिक्कत जैसी समस्याओं की शिकायत की है। तो वहीं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का साफ कहना है कि E20 फ्यूल में कोई समस्या नहीं है, बशर्ते गाड़ी को उसी के हिसाब से डिजाइन किया गया हो। लेकिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का यह भी मानना है कि खराब या मिलावटी फ्यूल इन समस्याओं की बड़ी वजह जरूर है। तो चलिए समझते हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की पेट्रोलियम मंत्रालय से आखिरकार मांग क्या है। वाहन कंपनियों ने एक स्वतंत्र संस्था की ओर से ईंधन के परीक्षण का सुझाव दिया है, ताकि उपभोक्ताओं को सही और तय मानकों पर आधारित तेल मिल सके। बता दें कि फिलहाल देश में ऑयल मार्केटिंग कंपनियां यानी OMCs पंप पर दिए जा रहे फ्यूल की क्वालिटी की जांच करती हैं। ऑटोमेकर्स का कहना है कि एक स्वतंत्र संस्था को यह जांचने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए कि क्या बेचा जा रहा फ्यूल ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स या BIS द्वारा तय किए गए स्टैंडर्ड्स को पूरा करता है या नहीं। एक रिपोर्ट की माने तो E20 पेट्रोल में कुछ फ्यूल सैंपल में नमी और क्लोराइड की मात्रा ज्यादा पाई गई है। इसकी एक वजह यह है कि एथेनॉल में पानी सोखने की प्रवृत्ति होती है। बता दें कि मौजूदा अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक और फ्यूल पाइपलाइनें मूल रूप से सामान्य पेट्रोल के लिए बनाई गई थीं, इसलिए ज्यादा इथेनॉल वाले मिश्रण से समस्याएं हो सकती हैं। इन टैंकों में बारिश के पानी, नमी, कंडेंसेशन या पेट्रोल सप्लाई करने वाले फ्यूल टैंकरों के जरिए भी पानी जा सकता है। एक और जहां फ्यूल में इथेनॉल का अनुपात बढ़ा है, वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा ही है। जो ट्रक दूसरे कामों में इस्तेमाल होते थे, वे अब E20 फ्यूल ले जा रहे हैं। पेट्रोल पंपों पर डिपो और फ्यूल स्टोरेज टैंक को अपग्रेड नहीं किया गया है, इसलिए फ्यूल में मिलावट की घटनाएं हो रही हैं। फिलहाल तो ऑटो कंपनियों ने अपनी ओर से मिलावटी फ्यूल को लेकर जांच के लिए स्वतंत्र संस्था की मांग कर अपनी ओर से एक कदम आगे बढ़ाया है। अब बारी तेल कंपनियों और सरकार की है कि वे वाहन कंपनियों की मांग को कितनी गंभीरता से लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस टॉपिक पर बात करने के लिए बड़ा ही शानदार पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ हैं अजय बंसल, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन। हमारे साथ वेंकेश गुलाटी हैं, चेयरपर्सन ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल एंड पूर्व प्रेसिडेंट फाडा। अरुण मल्होत्रा हमारे साथ हैं, ऑटो एक्सपर्ट एंड फॉर्मर MD निशान इंडिया। तो बहुत स्वागत करेंगे आपका अजय जी, वेंकेश गुलाटी जी और अरुण मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय बंसल साहब, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल ये होगा कि जो समस्याएं हम देख रहे हैं यहाँ पर कि सरकार कहती है कि पेट्रोल की क्वालिटी तय मानकों के मुताबिक है, लेकिन ऑटो कंपनियां स्वतंत्र जांच की मांग कर रही हैं। क्या मौजूदा क्वालिटी चेकिंग सिस्टम भरोसा पैदा करने में नाकाम साबित हो रहा है? देखिए, मैं सभी जानकार और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और बाकी जो ग्राहक हैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि हमारे हिंदुस्तान के जितने भी आउटलेट्स या पेट्रोल पंप्स हैं वो ऑटोमेटेड हैं। ऑटोमेटेड मतलब उनमें सेंसर लगा हुआ है। किसी प्रकार की कोई भी नमी, हल्की नमी या कोई पानी का मिश्रण, चाहे वो एथेनॉल से हो, वो तुरंत जो है उसको इंडिकेट करता है हमारे कंप्यूटर में। और उसके अंदर सेंसर इस बेस पे लगाए गए हैं ऑयल कंपनी द्वारा, मिनिस्ट्री के निर्देशानुसार, कि वो आपका ब्लॉक कर देते हैं। वो सप्लाई ही नहीं जाएगी आगे, वो मशीन में वो आपकी डिलीवर ही नहीं हो सकती है। वो इस टाइप के सेंसिटिव इशू सिर्फ वो कन्फाइन ओनली नॉट ओनली टू दिस, डेंसिटी को भी वो चेक करते हैं। डेंसिटी के अंदर भी कुछ वेरिएशन आती है, तब भी ऑटोमेशन जो है हमारा वर्क करता है। तो ये कहना किसी प्रकार के कोई ऑटोमेशन हमें कोई रिक्वायरमेंट है, ऐसा जो एजेंसीज़ हैं वो ऑयल कंपनीज पहले ही बहुत सी आउटसाइड एजेंसीज़ को दे चुकी है, जो आकर गुणवत्ता की जांच करते हैं। ऑयल इंडस्ट्री की अपनी भी एक वैन होती है जो कि आकर सभी पंपों पर रैंडम
तरीके से सैंपल लेकर चेक करती रहती है। तो ये प्रोसीजर ऑलरेडी चल रहा है, मतलब कि कोई नई बात नहीं है जिसमें कि कोई थर्ड पार्टी आके चेक करे। और एट प्रेजेंट जो पिछले कई सालों से एक मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में कोई भी पंप बिना ऑटोमेशन के नहीं चल सकता। हमें ऑटोमेटेड पंप को ही ऑपरेट करना होता है, और ऑटोमेशन पंप के अंदर ये है कि आपके किसी प्रकार की कोई भी गुणवत्ता में कमी रहेगी तो वो सर्वर के थ्रू या फिर आपके पूरे सिस्टम के थ्रू बंद हो जाएगी। ये जो अभी समस्या आ रही है ये पास ऑन की जा रही है अननेसेसरी किसी उस पर। ऑयल कंपनीज बहुत पैसा और बहुत अच्छी R&D कर कर एक बहुत बढ़िया सिस्टम को अपग्रेड करते करते स्टेज 7 तक वो उसको ऑटोमेटेड पंपों को लेके आई है। और इस प्रकार को मैं आश्वासन देना चाहूँगा हमारे ग्राहकों को भी और हमारे जितने भी ऑयल ये जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं इनको भी, कि हमें हमारे यहाँ पंपों पर हर किस्म की वो डिवाइस ली गई है, चाहे वो डेंसिटी चेक करने की हो, चाहे वो बाकी चीज़ चेक करने की हो, वो कभी भी हमें प्रॉब्लम गाड़ियों के अंदर नहीं दे सकती और डिटेक्ट करके खुद ही बंद कर देती है वो अपने आप को। ठीक है, तो यानी आप कह रहे हैं कि आपका पंप ऑलरेडी इतना एडवांस, इतना मॉडर्न है कि उसमें किसी तरह का मिलावटी फ्यूल नहीं जा सकता है, तो फिर दिक्कत कहाँ पर आ रही है सर? देखिए, ये जो समस्या है नो डाउट एक समस्या इथेनॉल का और ये जो एटमॉस्फेयर है, ये एक्चुअली ये कोइंसिडेंस है कि ये जो दो बातें उठी हैं A20 की और ये जो बारिश का सीज़न है, दोनों इकट्ठी उठी हैं। आप देखते होंगे, आप जब गाड़ियाँ जब चलती है बारिशों में, हम भी अमूमन देखते हैं सड़कों पर, आप देखते हैं बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं। आप ये कई सालों से आपकी वो नहीं है कि ये सिर्फ हमारी ही एक समस्या है, लेकिन ये आप देख रहे हैं कई सालों से जब भी कोई बारिश का कभी भी सीज़न रहता है तो हमारी जो गाड़ियां हैं आमतौर पर देखते हैं रोडों पे खड़ी हैं वो होती, तो ये गाड़ियों में पानी चला जाना या मॉइस्चर चला जाना ये बहुत सालों से हम देखते आ रहे हैं। और अब ये E20 का जो आया, E20 भी अभी शुरू नहीं हुआ, कई सालों से E20 चल रहा है, करीबन 4-5 साल से E20 की जो है वो 15% था, आज 20% हो गया है। तो ये समस्या जो है वो कहीं पर हाईलाइट हो गई ज़्यादा, जबकि वो समस्या है नहीं। हाँ, समस्या का हो सकता है अभी हम लोगों ने अप्रैल से थोड़ा ज़्यादा बढ़ाया है, उसका कुछ कारण हो सकता है, लेकिन ये जिस पैमाने पे इसको डिजिटली एकदम से वो सुनना पड़ रहा है और एकदम से इसका प्रचार हो रहा है कि E20 की वजह से सब हो रहा है, तो मुझे लगता है इसको देखने की ज़रूरत है, बहुत अच्छे समझने की ज़रूरत है। और ये सिर्फ इसी पे आप इसको आप डालें थोड़ा ठीक नहीं है। ठीक है, गुलाटी साहब, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि फिर क्यों ऑटो कंपनियां कह रही हैं कि स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा जांच होनी चाहिए, एक मानक तय होने चाहिए। ऑटो कंपनियां कह रही हैं कि पहले पूरी फ्यूल सप्लाई चेन पारंपरिक पेट्रोल डीजल के हिसाब से बनी थी। क्या मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर E20 जैसे ब्लेंडेड फ्यूल की शुद्धता बनाए रखने के लिए पूरी तरह तैयार है? कैसे देखते हैं सर इस टॉपिक को? तो दीपक जी, धन्यवाद बुलाने के लिए। थैंक यू सर। और अजय जी शायद अपने अनुभव और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सही कह रहे हैं, बट हमको मानना पड़ेगा कि 70% पेट्रोल पंप आज से 10 साल पुराने हैं और जिसमें टैंक्स वैंक्स लगे हैं पुराने हैं, तो देयर इज अ प्रॉब्लम। अगर आप याद करें, पहले भी जब हम डीलर्स के यहाँ कभी भी गाड़ी बंद होने की स्थिति, जब E20 की बात भी नहीं होती थी तब आती थी, तो हमको पता लगता था कि पानी उसमें है या फ्यूल एडल्टरेटेड है, तब भी गवर्नमेंट का कंट्रोल पूरा रहता था। तो प्रॉब्लम अब कुछ ज्यादा उजागर हो गई है, बिकॉज इथेनॉल जो है वो एक हाइग्रोस पॉकेट है, तो वो पानी को एब्जॉर्ब करता है। तो कई बार वो क्रिएशन मतलब ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे अजय जी ने भी कहा कि इस समय बारिश भी आ गई और E20 भी आ गया, दोनों के साथ आने में ये चीज उठ रही है। तो ये प्रॉब्लम आनी ही थी और उम्मीद भी थी कि आएगी, बिकॉज वो जो इनकी मतलब एथेनॉल की जो क्वालिटी है वो पानी को अलग करती है। और अगर आपको याद हो तो पहले लोग कहते थे कि जब भी अगर कहीं टैंक डाउनलोड हो रहा है, मतलब अगर टैंक से फ्यूल डाला जा रहा है पेट्रोल पंप के अंडरग्राउंड टैंक में, तब फ्यूल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस समय पानी जमीन से ऊपर आ सकता है, क्योंकि नॉर्मली पानी की ऐसी कैरेक्टर है कि वो नीचे बैठ जाता है और फ्यूल ऊपर रहता है। तो वो एक प्रॉब्लम रहती है पेट्रोल पंप्स में हमेशा। और कुछ पुराने पेट्रोल पंप में जहां पे टैंक्स नहीं चेंज हुए हुए हैं या पाइप की इशू है, नो डाउट टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी बढ़ गई है। अजय जी ने जैसे हम लोग सबको बताया, सेंसर्स लग गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज 100% नहीं चल पा रही, तभी प्रॉब्लम आई। अभी जैसे किसी एक केस में, कंज्यूमर कोर्ट के भी केस में आपने सुना होगा कि E20 की वजह से प्रॉब्लम आई है, जबकि वो प्रैक्टिकली E20 की प्रॉब्लम नहीं है, उसमें फ्यूल में अडल्ट्रेशन पाया गया। वो अडल्ट्रेशन पानी की वजह से था या गंदा फ्यूल की वजह से था या जिस वजह से भी था, उसका तो टेक्निकल निरीक्षण होगा तभी पता लगेगा। बट इथेनॉल आने की वजह से, जबकि इथेनॉल अपने आप में इतने बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, या कह लीजिए इतना उछल रहा है जैसे अजय जी ने कहा, वो मेजर इशू है।
इथेनॉल की विस्कोसिटी कैरेक्टर की वजह से इस समय ये बातें ज्यादा उठ रही हैं और ध्यान तो देना ही पड़ेगा। अगर हम E20 और अभी गवर्नमेंट बातें कर रही है E21 और 25 की, अगर हमारा फ्यूल डिस्पेंसिंग सिस्टम, फ्यूल स्टोरेज सिस्टम, फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बिल्कुल ठीक। सही नहीं होगा तो एंड इफेक्ट तो कस्टमर पे ही आएगा, और कस्टमर जब परेशान होगा तो ऑटो इंडस्ट्री के डीलर्स और ओईएम पे ही आएगा। ठीक है, तो वेंकटेश सर, फिर इसमें फिर समस्या कहाँ है? फिर क्यों स्वतंत्र संस्था की मांग की जा रही है कि वो गुणवत्ता की जांच को लेकर और सारी चीज़ों को लेकर बनाई जाए? ऑटो कंपनियों की चिंताएं फिर क्यों हैं? क्योंकि अगर पेट्रोल पंप एकदम मॉडर्न है, आप भी काफ़ी हद तक सहमत दिख रहे हैं उस चीज़ से, फिर तीसरी संस्था की ज़रूरत ही क्यों है? ऐसा नया बदलाव आता है तो एक कस्टमर को, हिंदुस्तान के लोगों को एक कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए एक कह लीजिए रिसर्च किया जाता है, एक रिपोर्ट दिया जाता है। सारी ऑयल कंपनीज रेगुलर, जैसे अजय जी ने बताया, उनकी एक टेस्टिंग वैन होती है जो रेगुलर टेस्ट करती है, और ये चलता चला आ रहा है, ये आज की बात नहीं है, पिछले 20 साल से ये सिस्टम है जिसमें वो करते हैं। और इवन हर पेट्रोल पंप को डेली सवेरे डेंसिटी चेक करने की सिस्टम है, वो एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं, और अगर डेंसिटी फेल हो रही है तो वो उस समय फ्यूल अपना डिस्पेंसिंग बंद करते हैं। लेकिन इस समय क्योंकि इथेनॉल और व्हीकल E20 E10 कंप्लायंट, ये सारे इतने सारे इश्यूज आ गए हैं कि एफिशिएंसी हैज टू बी 100%। अगर सब कुछ ठीक चलना है, हल्का सा भी कहीं कुछ गड़बड़ हुआ तो इफेक्ट आएगा, और इफेक्ट आम आदमी पे आएगा। और जब आम आदमी पे आएगा, वो उसका जो एक कह लीजिए एक मिथ क्रिएट होगा या एक रूमर क्रिएट होगा, वो एंटी ऑटो इंडस्ट्री क्रिएट होगा, जबकि ऑटो इंडस्ट्री का उतना रोल उस प्रॉब्लम में नहीं होगा। इसलिए वो चाह रहे हैं कि जैसे हम खुल के सामने आ रहे हैं और कमिट कर रहे हैं कि E20 में प्रॉब्लम नहीं आएगी, थोड़ी बहुत आपकी एवरेज में इश्यू आएगा, बस आप गाड़ी मेंटेन रखिए, उसी कॉन्फिडेंस को फ्यूल पंप से या फ्यूल कंपनी से दिलाने के लिए एक थर्ड पार्टी होनी चाहिए जो रैंडम मिस्ट्री, जिसका कहते हैं नहीं, मिस्ट्री जा करके चेक करे और बिल्कुल। कंफर्म करे। उनकी रिपोर्ट से कस्टमर को एक कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक। आज एचपीसीएल के पंप पे एचपीसीएल की वैन जाती है, बिल्कुल। इंडियन ऑयल के पंप पे इंडियन ऑयल की वैन जाती है। अगर एक एक्सटर्नल फैक्टर कंपनी जाके करेगी तो एक कॉन्फिडेंस देश को ज्यादा अच्छा बनेगा। ठीक है। अरुण मल्होत्रा साहब, आप कैसे देखते हैं अजय जी की और वेंकटेश जी की बात को? इनके जो तर्क हैं उनको आप कैसे देख रहे हैं? और तकनीकी नज़रिए से अगर हम देखें तो फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज या फिर हैंडलिंग सही ना हो तो क्या उसकी जो क्वालिटी है वो इतनी प्रभावित हो सकती है कि आधुनिक जो आपके मॉडर्न इंजन हैं उन पर भी असर पड़े? अजय जी ने कुछ बात कही और वेंकटेश ने बात कही, कुछ बातों से मैं सहमत हूँ, कुछ बातों में मेरा एक अलग विचार है। अब अगर आप देखें, एथेनॉल जो बन रहा है वो हजारों लोकेशन से आ रहा है पहले डिपो पे, और डिपो से भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है पेट्रोल पंप्स पे, और पेट्रोल पंप्स पे वो उनकी स्टोरेज लोकेशन पे आता है। तो अगर ये सब आता है, ये पूरा प्रोसेस है ट्रांसमिशन का, और जैसा कि कहा गया कि हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है, तो रियलिटी ये है, अगर हम टेक्निकली जाएं, कि अगर कहीं थोड़ा सा भी पानी कहीं किसी वजह से निकल आता है, चाहे मॉनसून की वजह से या लीकेज की वजह से अंदर आता है, तो एथेनॉल और वो नीचे आ जाता है जो पानी है, और जब फ्यूल पहला पिकअप होगा वो नीचे से होगा। तो अभी जो माहौल बना हुआ है, शक सुबह की जो है और ऊपर से वहम भी है, इसके लिए बहुत जरूरी है, इवन अगर 2% का भी इसमें रियलिटी है, हमें इसको ट्रांसपेरेंटली प्रूव करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो वो जो कहते हैं कि जो अफवाहों का बाजार है और भी गर्म होता जाएगा, और एक अफवाहों का बाजार जब गर्म होता है, कस्टमर कॉन्फिडेंस और टूटता है। तो मेरा मानना ये है, जैसा वेंकटेश ने कहा कि कई पंप बहुत पुराने हैं, अब 80,000 पंप है देश में, भाई 70,000 है, 80,000 है, कहीं भी कुछ हो जाएगा तो इसमें प्रॉब्लम होगा। तो 100% को पहले एक रीचेक और ऊपर से एक इंडिपेंडेंट एजेंसी, इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। मैं मानता हूं कि काफी टेक्नोलॉजी है, पर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की कई बार कुछ एडिशनल टेस्ट करना पड़ता है, ये बहुत जरूरी है, और हम 80,000 पंप्स की एक साथ गारंटी नहीं ले सकते। ठीक है, 80,000 पंप की एक साथ गारंटी नहीं ले सकते। अजय बंसल साहब, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि रिफाइनरी से लेकर पेट्रोल पंप तक फ्यूल कई चरणों से गुजरता है, और आपके अगर हम एक्सपीरियंस से समझने की कोशिश करें तो जो अशुद्धि होती है या कंटेमिनेशन का सबसे बड़ा जोखिम किस चरण में होता है? ट्रांसपोर्टेशन में, स्टोरेज में, या फिर रिटेल आउटलेट में? हालांकि आपने क्लियर कट बता दिया कि सारे पेट्रोल पंप इतने एडवांस, इतने मॉडल हैं, तो ये जैसा जिक्र किया अभी क्या बोलते हैं अरुण साहब ने कि 80,000 पेट्रोल पंप हैं पूरे देश में, तो ये सारे 80,000 पेट्रोल पंप एकदम मॉडर्न हैं, या फिर
कोई अनुपात है कि इतने मॉडर्न हैं, इतने सेमी मॉडर्न हैं और इतने पुराने हैं? मैं इससे आपकी बात का जवाब देने से पहले मेरे जो को पैनलिस्ट हैं उनके दो बातें मैं इनको क्लैरिफाई करना चाहूँगा। पहले तो जो हमारे अभी को पैनलिस्ट ने बोला कि एचपीसी पे जाती है, बीपीसी पे जाती है, आईएससी पे जाती है, ऐसा नहीं है। एक स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर के तौर पे वो हर पंप पर जाती है। कोई भी टीम या कोई भी हमारी क्या कहते हैं चेकिंग की टीम हो या चाहे मोबाइल टीम हो, वो अक्रॉस कंपनी जाती है और आपस में एक दूसरे के पंप पर जाकर चेकिंग होती है बाकायदा। पॉइंट नंबर 1। दूसरा एक और इशू जो आया कि 70-80 हज़ार नहीं, हमारे पास टोटल इस वक्त 1,04,000 आउटलेट है पूरे देश में। पिछले एक दशक में करीबन 15 साल में करीबन उनकी तादाद दुगने से भी ज़्यादा बढ़ी है। तो आप ये कह सकते हैं पिछले, आपकी बात का जवाब इस पर आएगा कि पिछले कुछ साल में 50 से 60 हज़ार पंप नए लगे हैं पिछले 10 दशक में। तो अब जो आपकी बात है, एक तीसरी बात जो निकल के आती है कि ओवर द पीरियड जो हमारे पंप पहले बने हुए हैं, पुराने पंप बने हुए हैं, वो रेनोवेट हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पंप अगर 50-60 साल पे बना हुआ है तो वो वैसे ही है। अगर जो कोई पंप होता है तो उसका टैंक नया डलता है, नई जैसे अगर जो क्लीनिंग होती है उन टैंक्स की, ऐसा नहीं है कि कहीं पंप पाइप है तो वो ऐसी पड़ी हुई है, तो उसका मैकेनिज़्म है। और आपके जितने भी आप पंप देख रहे होंगे, हमारे यहाँ तो कैनोपी चेंज हो रही है, ड्राइवे चेंज हो रहे हैं, बिल्डिंग चेंज हो रही है, टैंक चेंज हो रहे हैं। आपका पंप का मतलब अगर जो 50 साल पुराना पंप है तो वो उसी आधार पे नहीं चल रहा है। उसके अंदर आपके सोचिए, हमने जो आपका ट्रेडिशनल फ्यूल है पेट्रोल डीजल, अब उससे बढ़कर आया है। अब आपके पास हमारे पास एक एडिक्टिव से मिला हुआ प्रीमियम पेट्रोल है, स्पीड है, पावर है, ऐसे आपने देखा वेरिएंट्स आए पिछले 8-10 साल से। आपने देखोगे पेट्रोल डीजल में उनकी टैंकेज बढ़ी और रेनोवेशन में पूरे पंप को बंद कर पुराने पंपों को दोबारा हमने शुरू किया। तो वो जो एक शक है जिससे कि आपको कोई ऐसा लगे कि कहीं पर किसी प्रकार की पुराने पंप के कारण उसके अंदर कोई स्लज बन जाती है। आप कहने का मतलब जो हमारे को पैनलिस्ट का है कि जब हम लोग ओवर द पीरियड उसको कई सालों से चला रहे हैं तो नीचे स्लज बैठ गई, जो हमारे यहाँ पे हम दिखती है, और वो स्लज को डिटेक्ट करती है। जो रोप है हमारी, जो टैंक के अंदर रोप लगी होती है, वो स्लज को भी डिटेक्ट कर बाकायदा टैंक दिखाकर हमारे ऑटोमेशन में उसको दिखाती है। तो ये एक समस्या है। और जैसे कि एक और पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी बात बोली, जो कि मुझे लगता है उनको बहुत अच्छी नॉलेज है इस बारे में, पंप की रनिंग के बारे में। जब हमारे पंप ऑटोमेशन में है कि जैसे पंप, जब हमारे पंप की जिस टैंक में पानी जिस टैंक में फ्यूल या हम डिस्पेंस फिलिंग कर रहे हैं, उस टैंक के अंदर से जितनी भी हमारी नोज़ल कनेक्टेड है, मान लीजिए हमारे पास 4 टैंक है, उस 4 टैंकों के अंदर हर टैंक से कुछ नोज़ल आप जिससे कि गाड़ी में डलता है, वो अलग अलग टैंक जो है वो कनेक्ट होते हैं। जिस टैंक में वो नोज़ल कनेक्ट है और उसके अंदर हम लोग फिल कर रहे हैं उसको दोबारा, यानी कि उसके अंदर सप्लाई डाली जा रही है, तो वो टैंक की ऑटोमेटिकली ऑटोमेशन बंद कर देता है उसकी सप्लाई। यानी कि आपको ये नहीं है कि जैसे आपने टैंक में डल रहा है, उधर सप्लाई हो रही है और वो शेक हुआ तो स्लज शेक होकर उसके अंदर डिलीवर हो गई। पहला ये शक निकाल देना चाहिए आज के ऑटोमेशन में। और दूसरा एक और कि अगर जो ऑटोमेशन हमारा नहीं चल रहा है, एक और पैनलिस्ट हमारे ये था कि अगर जो कई बार ऑटोमेशन ना चले तब चल जाए। अगर जो हम ऑटोमेशन नहीं चलेंगे तो हमारे पास ये बहुत बड़ा दंड है हमारे लिए, और पंप हमारा कैंसल या हमारा पंप बंद हो सकता है। ऑयल कंपनीज इसको कतई बर्दाश्त नहीं करती। ये एमडीजी के तहत हमें हर हालत में अपने पंप को ऑटोमाइज मोड में ही चलाना है, अदरवाइज पंप डिलीवरी जब तक ऑटोमेशन ठीक नहीं होगा या चलेगा नहीं तब तक हम नहीं चला सकते। अब आ गया आपका जो मेन क्वेश्चन है कि हमारे रिफाइनरी से डिपो, और डिपो से पेट्रोल पंप। अब उसके तहत बहुत सी हमारी समस्याएं थी कि बीच रास्ते में चोरी होना या मिलावट होना, ये बहुत से कारण थे जिसको कि हमने भी रेज किया एसोसिएशन के तौर पे। तो अब रिफाइनरी तक डिपो में आ जाना, डिपो में अपनी टैंकेज है और बड़े बड़ी टैंकेज है, वहाँ से सप्लाई हमारी आती है टैंकर्स में। और टैंकर्स 2 किस्म के होते हैं। एक टैंकर्स होते हैं जो ऑयल कंपनीज के द्वारा प्राइवेटली लोगों से हायर किए जाते थे, वो एक बहुत बड़ा इशू था हमारे लिए, और इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट तक जिसकी हम लोगों ने फाइट की, और वो उसके तहत उनको भी चेंज करके उनके भी जो टैंकर्स हैं उनको भी ऑटोमाइज कर दिया गया है। उनको भी जीपीएस ट्रैकिंग कर वो लॉक वहाँ पर होते हैं और टैंक यहाँ तक हमारे पंप तक
उनका लॉक तक खुल सकता, अगर जब वो पंप पर आते हैं तभी ऑटोमेटिक तरीके से वो खुलेंगे। तो इस टाइप की सुविधाएं और इस टाइप के टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई हैं कि कहीं पर भी कोई दिक्कत ना आ सके, चाहे डीलर कोई गलत करना चाहे वो ना कर सके, चाहे वो टैंकर जब ऑन वे फ्रॉम डिपो टू हमारे आउटलेट आ रहा है वो गड़बड़ ना कर सके, और जब वो रिफाइनरी से आ रहा है वो तो पाइपलाइन के थ्रू ही आ रहा है। जब वो पाइपलाइन आ रही है, मोस्टली डिपोज आर कनेक्टेड विद द पाइपलाइन, तो आपको इस प्रकार की किसी प्रकार को हमारे यहाँ पर एक भी चीज़ गवर्नमेंट ने और ऑयल कंपनीज ने बाकायदगी से उसको प्रोटेक्ट किया है कि कहीं भी अडल्ट्रेशन, कहीं भी कुछ कोई गलती ना हो सके, इसको पूरी तरह सेफ गार्ड किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि पहले समस्याएं थी लेकिन अब उन पर काफ़ी काम हुआ है, जिसकी वजह से ये जो ट्रांसपोर्टेशन है या फिर स्टोरेज है वहाँ पर चोरी की स्थिति या फिर मिलावट की स्थिति काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है। लेकिन 100% ख़त्म हुई है कि नहीं, ये थोड़ा कहना मुश्किल होगा। आपसे मेरा सवाल होगा वेंकटेश जी कि अगर किसी वाहन में फ्यूल क्वालिटी की वजह से खराबी आती है तो ग्राहक कैसे साबित करेगा कि गलती वाहन की थी या फ्यूल की थी? क्या आज ऐसी कोई ट्रांसपेरेंट व्यवस्था, कोई मैकेनिज्म मौजूद है? दीपक जी, पहले तो एक पॉइंट कहना चाहूंगा आपको इसके पहले। जी। देखिए, सारा जो मुद्दा स्टार्ट हुआ है ये एथेनॉल की वजह से हुआ है, और एथेनॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है कि इधर कुछ महीने भर से 2 महीने से कुछ कंप्लेंट्स कस्टमर्स की ज्यादा बढ़ने लग गई हैं, जो जैसे कि इंजन स्टॉलिंग की, पुअर परफॉर्मेंस की, और उस चीज को, जैसे अरुण जी ने बोला, एक हवा दी जा रही कि इथेनॉल की वजह से। इसीलिए ओईएम्स अब खुल के सामने आए कि भाई इथेनॉल की प्रॉब्लम नहीं है। इथेनॉल की एक सिस्टम होता है कि अगर 0.5% तक भी पानी है एक टैंक में तो इथेनॉल फिर भी चलता है, उससे ऊपर होता है तभी ये प्रॉब्लम आती है। और कुछ जब गाड़ियां डीलरशिप्स पे आई हैं इस तरह के प्रॉब्लम के साथ, उनकी फ्यूल टेस्टिंग हुई है और ये रिपोर्ट्स कंपनी तक गई है, तभी ये सारे डेटा को ले करके ओईएम्स ने आज ये बात उठाई है जिसपे हम लोग आज सब डिस्कशन कर रहे हैं। अब कमिंग बैक टू आपके पॉइंट, देखिए, जब भी कोई कस्टमर किसी भी तरीके की ऐसी प्रॉब्लम लेके डीलरशिप पे आता है, उसकी रिपोर्टिंग हम ओईएम को करते हैं, और उसका फ्यूल निकाल करके हमारा सिस्टम है कि एक बॉटल में रख के उसको टेस्टिंग कराते हैं और एक सैंपल रखते हैं। और अगर अडल्टरेटेड निकलता है तो ऑब्वियसली हमें कस्टमर को कहना पड़ता है कि आपकी गलती है, ये हमारी गलती नहीं है, गाड़ी की गलती नहीं है, इसलिए इसको हम कंपनसेट नहीं करेंगे। इसी पॉइंट को लेकर के ये सारी बातें आज ओईएम ने कही है कि कस्टमर का ऐसी चीजों में नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर फ्यूल एडल्टरेटेड मिल रहा है या पानी की वजह से गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है तो मे बी कंपनसेशन ऑयल कंपनी ना करे, लेकिन ऑयल कंपनी अपने आप को ठीक कर ले। अजय जी ने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत पहले के हिसाब से आज तक सब कुछ बहुत कुछ अच्छा हो गया, लेकिन फिर भी ह्यूमन एरर होता है, और गाड़ी जैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में किसी भी तरीके का ह्यूमन एरर गाड़ी को प्रॉब्लम में ला सकता है। और ऐसे टाइम में एक आम आदमी के लिए अकाउंटेबिलिटी सेट करना कि वो डीलर या ओईएम के ऊपर पैसे की डिमांड करे जो गाड़ी की रिपेयर की है, या पंप के ऊपर कमे, ये बहुत मुश्किल होता है, और वो बीच में फंस जाता है क्योंकि ना वो ओईएम को कुछ कह पाता है, बिकॉज उनके पास एक टेक्निकल रिपोर्ट होती है कि आपकी गाड़ी से फ्यूल निकाला गया, इसमें देखिए इतना पानी है, इतना जो भी है, और वो जब लेके पंप पे जाता है तो पंप वाला कहता है मेरा तो पंप ठीक है, आप चाहिए तो चेक कर लीजिए, तो फंस जाता है। तो इसका एक सॉल्यूशन निकालने के लिए सारा मैसेज ओईएम ने इस समय दिया हुआ है। ठीक है अरुण सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि ऑटो कंपनियों की स्वतंत्र जांच एजेंसी की जो मांग है वो आपको कितनी व्यवहारिक लगती है? क्या इससे विवाद कम होंगे या फिर एक नई नियामकीय जटिलता पैदा हो जाएगी? बंसल साहब जो कहा, मैं मानता हूं कि प्योरिटी और जो टेस्ट है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है। आजकल बैंकों में देखिए, बैंकों में ओम्बुड्समैन क्यों रखा गया है? हर बैंक अपने आप, उनके पास सिस्टम है। तो जब इतना माहौल बना हुआ है और हमारी अगर प्रोसेस ठीक है तो ये चेक होगा, अगर थोड़ा सा भी गैप होगा फिर इंप्रूवमेंट हो सकता है। कितनी भी बेहतर टेक्नोलॉजी क्यों ना हो, हम गाड़ियां बनाते इतने सालों से, इंप्रूवमेंट का स्कोप रहता है, गैप का स्कोप रहता है। तो हमें थोड़ा ओपन माइंडेडली, अगर एक्सटर्नल एजेंसी करती है चेक, देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर मैं 1000 पंप्स पे एक साथ रैंडम बेसिस पे चेक करा लूं और मैं उसकी रिपोर्ट डाल दूं तो ये बहुत बेटर होगा। अगर कोई गैप होगा तो करेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि अभी भी कुछ पंप्स में होता है कि बड़ा उनका इमेज बड़ी स्ट्रांग होती है और कुछ पंप में लोग नहीं जाते हैं। कहीं ना कहीं उनके माइंड में होता है कि यहाँ पर थोड़ी मिलावट है, मिलावट का स्कोप तो है, चाहे वो 2% जगह होता हो। इसलिए ये बहुत जरूरी है ये सब किया जाए, और कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। आप इंडिपेंडेंट एजेंसी कीजिए, 100 पंप रैंडमली चेक कीजिए अक्रॉस स्टेट, अक्रॉस ये, और जो रिपोर्ट आएगी वो ठीक है। अगर कोई इंप्रूवमेंट का स्कोप है तो करेंगे, अगर शक शुबा जो ज्यादा है
वो भी दूर हो जाएगा। अगर हम अब इंडिपेंडेंट एजेंसी को ना लेंगे इस समय, तो हम कहीं ना कहीं इस बात को बढ़ावा देंगे कि कुछ दाल में काला है। जब है ही नहीं दाल में काला, तो कुछ उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। ये मेरा ये मानना है। ठीक बात है। अजय सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि क्या आप भी मानते हैं कि एक स्वतंत्र थर्ड पार्टी ऑडिट एजेंसी बनाई जानी चाहिए जो नियमित और अचानक सैंपलिंग करे? इससे डीलरों और ग्राहकों दोनों का भरोसा बढ़ेगा। और ये जो संस्था बनेगी, जो नियामक बनेगा, उसका स्वरूप कैसा होगा? देखिए, ये अपने आप में बड़ा विडंबना है कि आदमी थर्ड पार्टी पे बिलीव नहीं करेगा और अपनी जो सरकारी कंपनी या हमारे डीलर्स के या हमने जो राइट दिए हुए हैं क्वालिटी चेक करने के किसी कस्टमर को, आपको हर पंप पर 2-3 चीज़ों की बाकायदा से राइट है। पहला, क्वालिटी चेक करना। क्वालिटी चेक करने के लिए हमारे कंट्रोल ऑर्डर में हमें एक हाइड्रोमीटर, एक टेस्टिंग किट बाकायदगी से हर पंप पर रखनी है और वो चेक कराने का और चेक करने का कस्टमर का राइट है और हमारा चेक कराने का फ़र्ज़ है। ये हर एक को, किसी भी ग्राहक को, चाहे वो ग्राहक पेट्रोल ले या ना ले, वो दिखाना ज़रूरी है और वो आपको हम अश्योर करते हैं, देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, आप पानी के लिए अगर जो आप सोचता है कि पानी कहीं टैंक में नहीं है, उसकी भी सुविधा हर पंप पर है। एक पेस्टिंग, हमारे पास पेस्ट होता है जिसके तहत कि आदमी हमारे एक जार में, वहीं पर जार उपलब्ध होता है, उस जार को, उसमें पेट्रोल को डाले, उसके अंदर वो पेस्ट लगाकर एक डंडी में, और उसको चेक कर सकता है कि वेदर ये अगर जो पानी की हल्की सी मात्रा हुई उस टैंक में, तो वो जो पेस्ट है, वो जो बिल्कुल टिप पे लगा होगा हमारी किसी भी छोटी सी उसमें, तो वो रेड हो जाता है। तो वो भी एक सुविधा उपलब्ध है और ये राइट और ये आपका हक हर पंप उपलब्ध है। बाकी रही थर्ड पार्टी की, लेट्स से कभी कस्टमर कर रहा है और पेट्रोल पंप पर ये सुविधा क्वालिटी की उपलब्ध है। थर्ड, कि आपको हर प्रकार की जो एजेंसीज हैं वो कभी KPMG, कभी कोई ना कोई ऑयल कंपनी अपने आप हायर करती हैं ताकि थर्ड पार्टी उनका ऑडिट करे। उस ऑडिट में क्वालिटी चेक इज़ वेरी नॉर्मल। तो आपके ये कहना कि अभी है नहीं, तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। थर्ड पार्टी के होने का हमें कोई विषय नहीं है, लेकिन आप सोचिए जहाँ पर थर्ड पार्टी ऐसे कर आएगी तो हमारे यहाँ पे एक ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। आप समझ ना, आप वो आदमी, जिस आदमी को कोई नॉलेज है या नहीं है, एक थर्ड पार्टी क्रिएट कर वो हो जाती है। लेकिन आप ये कहें कि आज भी उसका कंसेप्ट है, आज भी ऑयल कंपनीज और मिनिस्ट्री दोनों ही हायर करते हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज को करती हैं। जैसे नहीं कोई एक सर्टिफाइड बड़ी बड़ी कंपनीज, हमारे यहाँ KPMG ने किया हुआ है। हमारे यहाँ पहले जो और कंपनीज थी बड़ी बड़ी जिनको था, वो आकर रेगुलर हर क्वार्टर में एंड रैंडम 2 या 3 बार आकर हमारी एक एक चीज़ को, नॉट कन्फाइंड टू क्वालिटी, सर्विसेज को भी चेक करती थी। तो हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है। कभी भी कोई ग्राहक आए वहाँ पर वो पानी को चेक कर सकता है, वो कह सकता है मैनेजर को या हमारे पंप बॉय को कि हमें इसके अंदर आप पेस्ट लगाकर ये दिखाइए कि आपके पेट्रोल में कहीं पानी तो नहीं है, उसको चेक करें, कोई इशू नहीं है। दूसरा, आपको लगता है क्वालिटी में कोई दिक्कत है, वहाँ पे मांगे, डेंसिटी चेक करें, और उसका मेथड क्या होता है वो भी हमारे यहाँ डिस्प्ले है। आप जाइए, वहाँ पर आपका डिस्प्ले लिखा है कि कैसे आप डेंसिटी चेक कर सकते हैं, कैसे पानी चेक कर सकते हैं। ये अब नहीं है और पहले से चला आ रहा है। और जहाँ तक थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट का सवाल है, वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। आज भी ऑयल कंपनीज हर साल एक कॉन्ट्रैक्ट देती है और सभी पंपों पर 1,04,000 पंपों के अंदर रेगुलरली होती रहती है। बिल्कुल अजय सर, लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल ये बनता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि तमाम आपके डीलर्स बहुत अच्छे से काम करते होंगे, बहुत ही शुद्धता से काम करते होंगे, लेकिन अगर कोई डीलर प्रॉफिट बढ़ाने के लिए मिक्सिंग करता है या किसी तरह की मिलावट करता है, तो उसकी जवाबदेही कैसे तय होगी, कैसे तय करेंगे आप? देखिए, मैं आज आपको, जब टेक्नोलॉजी किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए, टेक्नोलॉजी जैसे CCTV है, अगर जो कोई क्राइम कर रहा है और वो CCTV में पकड़ा जा सकता है ना, तो ऐसे ही हमारे ऑटोमेशन है। मैं आपको, हमारे मित्र को, किसी को भी हिंदुस्तान के किसी पंप पर भी चलिए, उसका निवारण ये है कि आप थोड़ा सा भी कोई गलत कर दीजिए उसके अंदर, मान लीजिए, तो वो आपकी डिटेक्ट करके रोप ही, जो हमारी जो रोप लगी हुई है ऑटोमेशन की, वो ब्लॉक कर देंगी। वेरिएशन आ जाएगी, हर किस्म के लिहाज से ऑटोमेशन रखा गया है। तो आप 0.1% भी क्वालिटी के लिए किसी प्रकार की, जो मान लीजिए, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि पैसा किसको अच्छा नहीं लगता, और गलत करने के लिए सबसे पहले लालच जो है सबसे बड़ी बुरी बला है। तो उस बला को दूर करने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया, और हम लोग सबसे पहले मांगे के आए थे कि ऑटोमाइज कीजिए, हमारे पे बिलीव मत कीजिए, हमारे लड़कों पर बिलीव मत कीजिए, हमें भी सेव करिए। और उसके तहत ये क्वालिटी का
इशू सुप्रीम कोर्ट तक डिस्कस हुआ और ये डिसाइड हुआ मिनिस्ट्री की तरफ से कि 2000 शायद 13 या 14 तक सारे हिंदुस्तान के पंप ऑटोमाइज किए जाए। फिर मिनिस्ट्री एक और लाई कि बिना ऑटोमेशन के पंप ही नहीं चल सकते हैं। तो इस टाइप के स्टैंड लिए गए हैं। तो आप ये कहना कि कोई आदमी गलत करना भी चाहे, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं सर। मैं आपकी बात से कि हमारे सिस्टम में और ऑटो ठीक, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं सर। जहां साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम जैसी स्थिति में हम हैं, वहां पर ऑटोमेशन को पास नहीं किया जा सकता। ये भी थोड़ा सा चिंता वाला विषय है और समझने वाली बात है। मैं वेंकेश जी आपसे सवाल एक समझना चाहूंगा कि क्या एक स्वतंत्र फ्यूल टेस्टिंग अथॉरिटी, वाहन मालिक, ऑटो कंपनियों और पेट्रोल पंप तीनों के बीच जवाबदेही तय करने का बेहतर मॉडल बन सकती है? उसका ढांचा कैसा होना चाहिए? बेहतर मॉडल बन सकती है कि नहीं, तो फ्यूचर की बात है। लेकिन इस समय जैसे अरुण जी ने कहा, बहुत जरूरी है ग्राहक को कॉन्फिडेंस दिलाने का कि इथेनॉल में प्रॉब्लम नहीं है। हमारे जो पेट्रोल पंप्स हैं, जैसे अजय सर ने कहा, बिल्कुल भी इस समय कह लीजिए इस तरह की किसी भी वर्किंग से दूर हैं और सिस्टम बहुत सॉलिड है। उसके लिए एक कॉन्फिडेंस दिलाना इस समय ज़्यादा जरूरी है। देखिए, ये जो बात हो रही है एक थर्ड पार्टी एजेंसी की, ये कॉमन बन सकती है। सारे फ्यूल कंपनीज ज्वाइन करके एक ऑम्बड्समैन बना सकते हैं जो मिल करके एक क्वालिटी की कंपनी बने जो इसको रन करे। बहुत सारी कंपनीज हैं जो नॉर्मली करती हैं, जैसे अजय जी ने कहा, देयर आर ऑफिशियल स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस, स्टेट अपना करती है, माप और तौल विभाग वाले भी अपना करते हैं। ये बनना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन इस समय जरूरी ये है कि ये चीज हो और एक कस्टमर का जो कॉन्फिडेंस है पूरा हो। क्योंकि जितना भी मैं कह लूं, अजय जी आज कह रहे हैं कि पंप सारे 100% सही है, उनकी बात मान लेते हैं हम। लेकिन आज ओईएम को एक कहना पड़ रहा है कि पंप चेक कराएं, और ओईएम को सपना नहीं आया कि मैं किसी और के बिजनेस को चेक करने का डिमांड रखूं। ये तो हमको हर दिन जो कंप्लेंट्स आ रही हैं, जो हम देख रहे हैं, या कि ये कुछ टाइमिंग गलत है कि बारिश भी आई, इथेनॉल भी आया, E20 भी आया और सब प्रॉब्लम्स आ गई। और ऐसे केसेस में जहां कस्टमर अब खुल के बोलने लग गया है और वो ये नहीं समझ रहा कि ये इथेनॉल की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम पानी की है जो इथेनॉल को प्रॉब्लम क्रिएट करती है और उनकी गाड़ी पे इफेक्ट लाती है। बिल्कुल। और ये पानी कहीं से भी जा सकता है। अगर आप गाड़ी आज बारिश में आप अगर पेट्रोल भरा रहे हैं, तो किसको पता कि नोजल के थ्रू छू के अंदर से जा रहा है, या आपकी गाड़ी के टैंक में ऊपर से जा रहा है, या पंप के अंदर से आ रहा है, कहीं से भी हो सकता है। ये क्लैरिटी होना, ये कॉन्फिडेंस होना, आज की डेट में जिस तरीके से गवर्नमेंट इथेनॉल को सपोर्ट करने की बात कर रही है, इंपोर्ट ड्यूटी को सपोर्ट करने की बात कर रही है, ये बहुत जरूरी है कि ये एक कॉन्फिडेंस पूरे सिस्टम में, ना कि कस्टमर को, ग्राहक को, ओईएम को, इंडिया पंप्स को, सबको ये थर्ड पार्टी ला करके एक लेवल पे ला सकती है। ठीक है अरुण सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि अगर आपको सरकार को 3 सुझाव देने हों ताकि देश भर में लोगों को हर पेट्रोल पंप पर एक जैसी गुणवत्ता का फ्यूल मिले, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी, आपके सुझाव क्या होंगे? बंसल साहब ने कहा, जो हम टेस्टिंग की बात है, ये मेरे ख्याल से अवेयरनेस इतना हाई नहीं है। मैंने तो जिंदगी में बहुत कम लोग होते हैं जो पंप पे पूछते हैं। इसका अवेयरनेस कराएं कि क्या उसकी राइट है, प्रोमिनेंट करें, डिमॉन्स्ट्रेट करें, पहली चीज है। ये तो पेट्रोलियम एसोसिएशन कर सकती है। अभी तक अवेयरनेस इतना लो है कि हता ही नहीं। दूसरी बात है, इंडिपेंडेंट एजेंसी जो बनेगी, जिसमें मैन्युफैक्चरर होंगे, पेट्रोल कंपनी होगी, इससे कुछ रैंडम चेक्स भी होंगे और 10 शॉर्ट टाइम में रिपोर्ट दे दी जाए, तो कम से कम उससे कॉन्फिडेंस काफी बरकरार होता है। और तीसरा है, हमें पूरी वैल्यू चेन देखनी है। आज हम पंप की बात हो रही है, कई लोगों ने ये भी सवाल उठाया है कि एथेनॉल 100 जगह से आ रहा है, 1000 जगह से, वो एथेनॉल 20% प्रॉपर है कि नहीं है। तो पूरी वैल्यू चेन को एक साथ देखा जाए। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि पंप की बात हो जाती है, कभी डीलरशिप की बात होती है। मैं कहता हूँ पूरी वैल्यू चेन को एक साथ देखेंगे और उसको एक साथ प्रेजेंट करेंगे, तो कस्टमर्स का जो विश्वास डगमगाया हुआ है कहीं ना कहीं वापस आएगा। नहीं तो क्या है, हम उधेड़-बुन में फंसे रहेंगे और कहीं ना कहीं हम फंसते चले जाएंगे और ये मुद्दा बना रहेगा। सिर्फ एक बात मैं कहना चाहता हूँ एंड में, ये सारी कंप्लेंट्स, 95% कंप्लेंट्स पैसेंजर व्हीकल की आ रही है, जबकि टू व्हीलर पेट्रोल नंबर जो गाड़ियां हैं रोड पे, वो 8 गुना ज्यादा है पैसेंजर व्हीकल पेट्रोल से। उनमें कंप्लेंट कम है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक ऑर्केस्ट्रा भी कैंपेन हुआ है। नहीं तो लॉजिकली टू व्हीलर की कंप्लेंट भी आनी चाहिए थी, उनकी कंप्लेंट बहुत कम है। तो ये भी एक क्वेश्चन है। पर मेरा इस समय ख्याल है कि विश्वास करना, जगाना, कॉन्फिडेंस जगाना और जो डगमगाया हुआ है उसको संभालना ये बहुत जरूरी है। इसके लिए 2 कदम कुछ एक्स्ट्रा भी करने पड़े, 3 कदम जैसे कहा हम करने चाहिए और जल्दी करनी चाहिए। ठीक बात है।
बड़े अच्छे सुझाव हैं आपके। इसी के साथ में हालांकि जो सवाल है गुणवत्ता को लेकर वो हमेशा बना रहता है। हालांकि हमारे जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने काफ़ी विस्तार से बताने की कोशिश की है कि जो मौजूदा मैकेनिज्म है वो पर्याप्त है। पेट्रोल पंप्स आपके मॉडर्न हो चुके हैं, उसमें सेंसर्स लगे हुए हैं। मिलावटी पेट्रोल अगर जाता है तो वो अपने आप ही बता देते हैं, इंगित कर देते हैं कि गड़बड़ी है। हालांकि उस सेंसर को पास नहीं किया जा सकता या हैक नहीं किया जा सकता, इस पर सवाल बना हुआ है। 1,04,000 से ज़्यादा पेट्रोल पंप हैं, उनकी निगरानी करना, उनका निगरानी अभी मौजूदा स्थिति में कितनी बेहतर तरीके से हो रही है ये समझने वाली बात है। हालांकि कहा तो जा रहा है कि काफ़ी अच्छे से हो रहा है। हालांकि फिर भी ऑटो कंपनियों का ये कहना कि तीसरी संस्था एक थर्ड पार्टी के जरिए गुणवत्ता को लेकर एक श्योरिटी दी जाए, बड़ी बात है, इसको समझने की ज़रूरत है। हालांकि आगे सरकार इस पर क्या फैसला लेती है ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अजय बंसल साहब, वेंकेश गुलाटी साहब और अरुण मल्होत्रा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस टॉपिक पर बात करने के लिए।